क्वेश्चन है इफ ax plus by equal to a square minus b square and bx plus ay equal to 0, then the value of x plus y is। तो ax plus by equal to a square minus b square, ये पहला इक्वेशन हो गया, और bx plus ay equal to 0 ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू क्या होगा, माइनस ए वाई अपॉन बी को हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे। ठीक है, अब हम x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट a टाइम्स माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगा माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू बी को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें से वाई कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वाई का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी। इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 3, तो एक्स का वैल्यू होगा क्या, ए। हमसे क्या पूछा है, x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू a हो गया, y का वैल्यू माइनस बी, तो a माइनस बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इफ अ पोलिनोमियल px इज गिवन बाय px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन द वैल्यू ऑफ p1 प्लस p4। तो सबसे पहले p1 निकाल लेते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 1 प्लस 6, ये होगा 1 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 6 डेट इज 2। तो P1 का वैल्यू हो गया 2। अब हम P4 का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 4 स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 4 प्लस 6, 16 माइनस 20 प्लस 6, ये होगा 16 माइनस 14 डेट इज 2। तो P1 प्लस P4 का वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस 2 डेट इज 4। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, if the discriminant of the quadratic equation 3x square minus 2x plus c equal to 0 is 16, then the value of c। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, हमें इसका वैल्यू दिया है 16, ये हो गया 16, और ए बी सी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे तो ए का वैल्यू होगा 3, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम, बी का वैल्यू क्या है -2 और सी का वैल्यू सी है। ठीक है, तो ये वे सब वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, पी का वैल्यू हो गया -2 स्क्वायर, 4 टाइम्स ए का वैल्यू 3 है और सी का वैल्यू सी है, ये हो गया 16 के इक्वल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 44 माइनस 12c इक्वल टू 16, ये होगा -12c इक्वल टू 12, सी का वैल्यू होगा -1, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री टाइम्स पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया है 60 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा हमें बताना है, ठीक है। पाई का वैल्यू ऐसे ही ले लेते हैं और आर है हमारा 12, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, इसको हम इधर लेके जाते हैं। 60 टाइम्स 360 डिग्री अपॉन 144 इक्वल टू थीटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30, 72, 15, 36, 3 पंजे 15, 12 और 12 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो एंगल आ जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके। द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज। तो हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस आर स्क्वायर। तो हमें इसका रेशियो बताना है। तो टी एस ए ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर से आर कैंसिल, तो रेशो आ जाएगा 2 पाई अपॉन 1। तो 2 पाई/1, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इफ साइन थीटा इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ 1/2 साइन थीटा बाई 2 इज। साइन थीटा का वैल्यू 1 है और इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 वैल्यू, ठीक है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। कंपेयर करेंगे तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। थीटा का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/2 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 टाइम्स साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। Two lines are given to be parallel. The equation of one of these lines is 5x minus 3y equal to 2. Then the equation of the second line b. ठीक है। तो हमें दो लाइंस गिवन है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और एक लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। तो जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन होगा, देखो, जो x का कोफिशिएंट है ये तो सेम रहेगा और जो y का कोफिशिएंट है ये भी सेम रहेगा, प्लस इसको हम C2 बोल देते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन होगी हमारी। अब हम ऑप्शन से चेक करते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन लेते हैं पहले। 15x माइनस 9y इक्वल टू 5। इसमें क्या करते हैं हम -3 कॉमन ले लेते हैं। ये होगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये होगा 5x प्लस 3y इक्वल टू -5/3। तो ये क्या सही है? नहीं। जो y का कोफिशिएंट है वो -3 होना चाहिए और यहाँ क्या है? +3। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। अब हम बी चेक करेंगे। अब बी में भी दिख रहा है हमें जो y का कोफिशिएंट है वो प्लस आ रहा है, तो बी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम सी चेक करते हैं एक बार। सी हो सकता है। तो सी में इक्वेशन है 9x माइनस 15y इक्वल टू 6। 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। 3x माइनस 5y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है और होना क्या चाहिए? 5। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन बचा? अब डी ही होगा इसका करेक्ट आंसर। चेक कर लेते हैं एक बार। -15x प्लस 9y इक्वल टू 5, -3 कॉमन ले लेते हैं, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू 5। 5x माइनस 3y इक्वल टू -5/3। तो ये तो मैच हो रहा है, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
In the given figure, AB and AC are tangents to the circle. AB और AC tangents हैं. If angle ABC हमें दिया है 42 डिग्री, then the measure of angle ABAC, मतलब ये बताना है. ठीक है. हमें एक प्रॉपर्टी पता है, जब भी हम सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है इक्वल होती है. ठीक है. तो ए बी इक्वल होगा ए सी के फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी. और ए सी भी क्या है, एक ट्रायंगल है. और किसी ट्रायंगल की जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल. ठीक है. तो ट्रायंगल ए सी भी क्या हो गया, आइसोसेलेस. क्योंकि इसकी दो साइड्स क्या हैं, बराबर हैं. और दो साइड्स बराबर हैं इसका मतलब दो एंगल भी बराबर होंगे. तो ये भी क्या होगा, 42 डिग्री. ठीक है. थीटा निकाल सकते हैं अब. ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो थीटा थीटा प्लस 42 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री. तो थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री. ये हो जाएगा 6 7. ये हो जाएगा 96 डिग्री. ठीक है. तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. इन द गिवन फिगर क्यू आर इज ए कॉमन टेंजेंट. क्यू आर एक कॉमन टेंजेंट है इन दोनों सर्कल्स के लिए. ठीक है. टू द टू गिवन सर्कल्स टचिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट ए. तो ये दोनों सर्कल इस ए पॉइंट पर टच कर रहे हैं एक दूसरे को. द टेंजेंट एट ए मीट्स क्यू आर एट पी. जो टेंजेंट ए पर है वो क्यू आर को पी पॉइंट पर मीट कर रही है. ठीक है. एपी हमें दिया है 4.2 सेंटीमीटर. तो ये हमें दिया है 4.2 सेंटीमीटर. देन द लेंथ ऑफ क्यू आर इज, तो हमें इसका लेंथ बताना है. ठीक है. अब देखो, हमें एक प्रॉपर्टी पता है, अभी हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में भी. जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी टेंजेंट पर किसी सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है दोनों का. जो पी ए है वो पी बी के इक्वल होगा. ठीक है. अब देखो, इस सर्कल के लिए P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है. और इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ये वाला और एक ये वाला. तो इसका मतलब पी ए बराबर होगा पी आर के. ठीक है. और पी ए हमें पता है 4.2. तो पी आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर. अब इस सर्कल के लिए देखो, इस सर्कल के लिए P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है. और इस पॉइंट से हमने इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक ये वाला और एक ये वाला. इसका मतलब पी ए इक्वल टू क्यू पी होगा. तो क्यू पी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर हो गया. हमको चाहिए क्यू आर. तो ये होगा क्यू पी प्लस पी आर. तो ये 4.2 सेंटीमीटर प्लस 4.2 सेंटीमीटर, डेट इज 8.4 सेंटीमीटर. तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है. Statements are given, one labeled as assertion A and the other is labeled as assertion reason R. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C, D. ये हमें दिया है. ठीक है. तो A क्या है, both assertion and reason are true. तो दोनों true हैं. And reason R is the correct explanation of the assertion A. B है, both A and R are true, and but R is not the correct explanation of the A.
और सी में दिया है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो सबसे पहले ये पहला वाला देखते हैं। तो इसका ए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए स्टेटमेंट है midpoint of a line segment divides the line segment in the ratio 1:1। ये तो हमें पता है बिल्कुल। तो जो मिड पॉइंट होता है वो लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अब बी चेक करते हैं, सॉरी आर है। अब आर चेक कर लेते हैं इसका। तो आर में है द रेशियो इन विच द लाइन in which the point -3 comma k divides the line segment joining the points this and this is 1:2। तो एक ये -5,4 है और ये -2,3 है। एक पॉइंट है -3, तो हमें बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले हटा दो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये m:1n में इसको डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो ये -2m -5n डिवाइडेड बाई m प्लस n इक्वल टू -3। सॉल्व कर लो इसको। -2m -5n इक्वल टू -3m -3n, ये होगा m इक्वल टू 2n। m बाई n क्या हो गया, 2/1। नहीं, ये पॉइंट तो 2:1 में डिवाइड कर रहा है और ये बोल रहा है कि 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आर क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ए बी सी डी में। आर तो ट्रू, ए तो ट्रू है, आर फॉल्स है। ए ट्रू, आर फॉल्स, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें, पहले ए और बी भी देख लेते हैं। एक बार ए बी भी चेक कर लेते हैं, क्या पता वही हो जाए। ए है हमारा बोथ assertion ए एंड ट्रू, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों ट्रू है ही नहीं। और बी है बोथ assertion आर ट्रू, तो ये भी नहीं होगा बिल्कुल क्योंकि दोनों ट्रू है ही नहीं। तो इसका सी ही ऑप्शन होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका। इफ द circumference of a circle is 176 centimeter then its radius is 28 centimeter। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू होगा 176 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 44, और ये हो जाएगा, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 176 टाइम्स 7 डिवाइडेड बाई 44, तो ये आएगा 28 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ए क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब आर चेक कर लेते हैं। तो सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी ट्रू है हमारा। ठीक है, तो सी तो होगा नहीं और ना ही डी होगा इसमें। अब ए बी में चेक कर लेते हैं। तो ए क्या है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल ठीक है। रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion ए, तो ए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो रीजन आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो सरकमफ्रेंस क्या होती है वो 2 पाई आर ही तो होती है। तो इसका ए हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल विच सबटेंड्स an angle of 60 degree at the center of the circle of radius 42 centimeter।
length of the arc of a circle equal to theta by 360 degree times 2 pi r। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, ये हो गया 3/60 टाइम्स 22/7 और आर है 42, ये 6 हो गया, इससे ये कैंसिल, तो ये होगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है सर्कल का। इफ ए ओ बी इज टू 45 डिग्री, ए ओ बी हमें दिया है 45 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, तो एक थ्योरम होती है, स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं इसको। एंगल सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtend at any point on the remaining part of the circle। तो ये थ्योरम होती है, इसको मैं बता देता हूँ। एक सर्कल है और इसके जो आर्क हैं, ये दोनों, ये सेंटर पर या ऐसे बोलो, जो ए ओ बी डी, ठीक है, तो जो हम स्टेटमेंट है हमारा, एंगल सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जो ये आर्क हैं, यदि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो जो सेंटर पर एंगल होगा वो इसका डबल होगा, तो ये 2 थीटा होगा। ठीक है, यही यही बस थ्योरम। ठीक है, मतलब इन दोनों आर्क ने सर्कल के किसी भी पॉइंट पर यदि थीटा एंगल फॉर्म किया है, यहाँ थीटा एंगल है, इधर थीटा एंगल है, तो जो सेंटर पर एंगल होगा वो इसका डबल होगा। जैसे हमको इतना याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों आर्क ने सेंटर पर 145 डिग्री फॉर्म किया है, तो ये एंगल बता सकते हो एक्स कितना होगा? एक्स होगा हाफ ऑफ इसका एओबी का। ठीक है, एक्स क्या हो गया, हाफ एओबी कितना है 145 डिग्री, ये हो जाएगा 72.5 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू होगा 72.5 डिग्री, राइट। Three coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting at least one head, exactly two tails, at most one tail? तो सबसे पहले हमें आउटकम्स लिखने आनी चाहिए जब भी हम तीन कॉइन्स को टॉस करते हैं। तो टोटल आउटकम्स होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? तो इनको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले हम 4 बार हेड लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे। ठीक है, अब हम 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, एक बार हेड, एक टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। तो ये होता है लिखने का तरीका।
और ये हमारे होते हैं टोटल आउटकम्स जब हम तीन कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं, ठीक है, टॉस करते हैं। तो पहला पार्ट है, हमें बताना है प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का क्या मतलब होता है? कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। सेकंड में पूछा है एग्जैक्टली टू टेल्स। एग्जैक्ट टू टेल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लो एग्जैक्ट में कौन कौन आ रहा है। दो टेल्स होनी चाहिए बस। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तीन आ रहा है। एग्जैक्ट बताना है हमें। ये वाला हो जाएगा, इसमें दो है, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ठीक है? नहीं, ये वाला हो जाएगा, इसमें दो है ना। ये वाला भी हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए? तीन केस हो जाएंगे इससे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। थर्ड पार्ट है इसका, एट मोस्ट वन टेल। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक होनी चाहिए, कम से कम कितनी भी हो, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा एक होनी चाहिए बस टेल। देख लो कौन कौन से हैं ऐसे। ज्यादा से ज्यादा एक होनी चाहिए। एक तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक होनी चाहिए, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कैसे इतने बन गए? 1 2 3 4, तो ऐसे चार केस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। एट मोस्ट, एट लीस्ट, इन जो ये जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग मालूम होना चाहिए, ठीक है। A box contains 90 discs which are numbered 1 to 90। तो एक बॉक्स में है 90 डिस्क रखी हुई है, ठीक है, और उनके ऊपर नंबर जो लिखे हुए हैं वो 1 2 3 अप टू 90 तक ऐसे लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क को हमने रैंडमली निकाला बॉक्स में से, तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी दैट इट पेयर्स अ टू डिजिट नंबर लेस देन 40। प्रोबेबिलिटी दैट टू डिजिट नंबर लेस देन क्या होना चाहिए? 40। तो ऐसे कितने केस बन जाएंगे? तो एक तो 10 हो सकता है, या 11, या 12, या 13, अप टू कहाँ तक जाएगा? ये 39 तक, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिस्क काउंट कर लो कितनी होंगी। तो ये होंगी 30 आएंगी ये, काउंट कर सकते हो इन्हें। तो ये 30 बनेंगी डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है? 90। क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका? 1/3, ठीक है। यदि नहीं काउंट हो रहा है तो हम यहाँ एपी का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्या बन गई? एपी बन गई, तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो कैसे? लास्ट टर्म है पता है 39, फर्स्ट टर्म क्या है इसकी? 10, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 29 + 1 = n, n = 30। तो ये भी एक तरीका होता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, ठीक है। एनीवे, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड ग्रेटर देन 50। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 5 से डिविजिबल है? एक तो 5 है, एक 10 है, एक 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, 40 होगा, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, ठीक है। यहीं तक रहेगा क्योंकि 90
आखिरी नंबर 90 है। हमें बताना है ग्रेटर देन 50 के लिए। तो ये सब हटा दो, ये नहीं चाहिए हमें, और इन अकाउंट कर लो। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऐसे कितने केस बनेंगे, नंबर डिविजिबल डिविजिबल बाई 5 एंड ग्रेटर देन 50। ऐसे कितने केस हैं, 8। टोटल नंबर कितने हैं, 90। ये हो जाएगा 4/40। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। लास्ट पार्ट में हमसे पूछा है अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन है, 1 होगा, एक एक 4 होगा, एक 9 होगा, एक 16 होगा, एक 25 होगा, एक 64 होगा, एक 36 भी होगा, 49 होगा, और 81 होगा। और कौन बनेगा, और भी होगा कोई, और फिर तो 100 होगा सीधा, ये तो आएगा नहीं। ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। काउंट कर लो इनको सबको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 9/90, दैट इज 1/10, ठीक है। A train travels a distance of 90 kilometer at a speed at a constant speed. Had the speed been 15 kilometer per hour more, it would have taken 30 minutes less for the same journey. Find the speed of the train. तो इसमें क्या करते हैं हम, लेट दिस ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने एज्यूम कर ली, लेट कर लिया इसको। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम ये भी लेट कर लेते हैं, जो टाइम लग रहा है वो है लेट टाइम टेकन बी टी आवर्स। इतना टाइम लग रहा है, और स्पीड क्या है ये, और डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 90 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है टी, और स्पीड क्या है एक्स। ये हो गया x इक्वल टू 90/t। पहला इक्वेशन तो ये बन गया। अब इन्होंने बोला है यदि स्पीड को हम 50 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, तो जो टाइम होगा वो 30 मिनट कम लगेगा टू कवर दिस सेम जर्नी, ठीक है। हमने क्या किया, स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, और टाइम हो गया 30 मिनट कम। 30 मिनट का मतलब 1/2 आवर्स, ये हो गया 1/2। ये डायरेक्ट 30 नहीं लिखना है, क्योंकि टी किस में है, आवर्स में, और ये किस में है, मिनट में। तो इसको हमें सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट हो करना पड़ेगा, ठीक है, जब लिखा जाएगा ये। 1 आवर इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर्स, और 30 मिनट कितने हो जाएंगे, 1/2 आवर्स, ठीक है। तो आवर्स में जरूर कन्वर्ट करना है, नहीं तो गलत आंसर आएगा हमारा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इसमें से x का वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 90/t प्लस 15 इक्वल टू 90/t-1/2, ठीक है। और इसे आप खुद सोल्व कर लेना, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता देता हूँ क्या बनेगी। तो ये होगा 2² माइनस t-6 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके ये आना चाहिए, ठीक है। इसके रूट्स निकाल लेते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है।
ये होगा 2t² माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आएगा, एक तो आएगा t का वैल्यू 2 आवर्स और एक आएगा t का वैल्यू माइनस 3/2 आवर्स। ठीक है, माइनस तो होगा नहीं, ये तो गलत ही हो गया। तो टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम हो गया 2 आवर्स। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड क्या है ट्रेन की, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac ये 0 होता है। ठीक है, b² इक्वल टू 4ac हो गया। इसको ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लो। a का वैल्यू होगा c+1, b का वैल्यू होगा -6 c प्लस 1 और c का वैल्यू होगा 3 टाइम्स c+9। ठीक है, abc का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, -6 c+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स c+1 और 3 टाइम्स c+9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 36 c+1, इसको इधर ही ले आओ, तो ये होगा माइनस, क्योंकि इसमें से हमें c+1 कॉमन लेना है, इक्वल टू 0। और इधर क्या है 12 c+1 c+9 इक्वल टू 0। इसमें से c+1 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा 36 c+1 -12 c+9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब या तो ये 0 बनेगा या ये वाला स्टेटमेंट 0 बनेगा। पहले इसको 0 कर दो, फिर इसको 0 कर दो। तो एक तो होगा c का वैल्यू -1 और एक c का वैल्यू इसको 0 करके आएगा, ये होगा 36 c प्लस 36 -12c माइनस 108 इक्वल टू 0। ये इस c का वैल्यू आएगा 3। ठीक है, इन्होंने बोला है c इज नॉट इक्वल टू -1, तो इसका मतलब हमें ये नहीं लेना है, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, the following tables shows the ages of the patients admitted in a hospital during a year। ये हमें इंटरवल दिया है 5 to 15, एजेस है ये ईयर्स में, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45 और 45 टू नहीं 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 से 55 और 55 से 65। ठीक है, हटा दो। तो और फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, 11, 21, 23, 14, 5। ठीक है, जब भी स्टैट्स के क्वेश्चन हो तो टेबल बना लेना, टेबल बना लो पहले पूरी। अब हम एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई क्या होगा, ये होता है हमारा क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10, और ये आ जाएगा 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है,
अब हम निकालते हैं एफ आई एक्स आई। ये क्या होगा एफ आई एक्स आई? ये 60 हो जाएगा, ये 220, ये 630, ये हो गया 920, ये 700 और ये बनेगा 300। ठीक है, इनका सम निकाल लो एफ आई एक्स आई का। ये हो जाएगा 2830 और ये हो जाएगा 80। अब हमारी टेबल तैयार हो गई। अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डेटा। तो मीन क्या होता है? एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई। ये हमें पता है 2830 और सिग्मा एफ आई कितना है 80। ये कितना हो जाएगा 35.375। तो ये तो हो जाएगा मीन। और मोड, मोड कैसे निकालते हैं? मोड का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू टाइम्स एच। ठीक है, तो मोड के लिए हमें मॉडल क्लास ढूंढनी होती है पहले। मॉडल क्लास कौन सी होती है? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास होगी ये 35 to 45। ठीक है, एल होता है हमारा इसका लोअर लिमिट, एच होता है क्लास साइज। साइज कितना है इसका 10। ठीक है, एफ जीरो क्या होता है? एफ जीरो होता है इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। एफ वन होता है ये वाली फ्रीक्वेंसी। और एफ टू होता है इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। ये हो गया 14। ठीक है, अब जब ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो मोड का वैल्यू होगा वो आएगा 36.8181। या इसको हटा दो 81 को, हम इतना ही बोल देते हैं 36.8। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेना सब ये सारी वैल्यूज को इसमें पुट करके, तो आंसर आना चाहिए 36.8। ठीक है, रियान from a very young age, fascinated by the twinkling of stars and the vastness of space. He always dreamt of becoming an astronaut one day, so he started to sketch his own rocket designs on the graph sheet. One such design is given below. ये हो गया रॉकेट का डिजाइन। ठीक है, तो हमसे पूछा है बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग एफ एंड जी। हमें इसका मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, एफ और जी का, इस सेगमेंट का। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -3,0 और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,4। ठीक है, अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो जो मिड पॉइंट होगा इसका -3 + 1/2, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी, कोऑर्डिनेट्स होंगे -1, 2। कहाँ बनेगा ये? -1 तो यहाँ है और 2 कहाँ है? ये होगा इसका मिड पॉइंट। ठीक है, -1, 2। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। ए ये है और सी ये है, हमें डिस्टेंस बताने हैं इनके बीच में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3,4 और सी के क्या है -1, -2। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी होगा √3
3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 है, 6 का स्क्वायर 36, ये होगा √52। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2√30 यूनिट्स। इसके बी पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the points A, B in the ratio 1:3 internally। तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,4 और बी के क्या है? 3,2। इसको हम पी पॉइंट ले लेते हैं, ए बी इसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दो। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ए कोमा बी इक्वल टू ये होगा 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 2 + 12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 6,7। ये पॉइंट्स हो जाएंगे। तो ये कहाँ है 6,7? 6 इधर है, 7 उधर। काफी दूर जा रहे हैं। 6,7 यही है ना? चेक कर लेते हैं एक बार। ए हो गया हमारा 3,4 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,2। ठीक है, और रेशो क्या है? ए बी इन दी रेशो 1:3। तो ये हो गया 3,2, 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2। नहीं, ये 2 कैसे कर दिया मैं? ये इनका सम करना है ना। ये 3 + 1 होगा, 3 + 1 मतलब 4, ये भी 4 होगा। तो लगा ये कोऑर्डिनेट्स कैसे गलत? 4 12 ये 3 हो जाएगा और ये कितना होगा? 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7/2। अब देखो ये इस लाइन पर आ रही हूँ 3, तो ये हो गया 3 और 7/2 कितना होता है? 3.5। 3.5 का मतलब यहाँ तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, 3,3.5। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो 3 में पूछा है हमसे व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डी। तो डी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं हमसे। तो डी ढूंढो कहाँ है? तो डी है हमारा ये रहा डी कोऑर्डिनेट। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो डी के हैं कोऑर्डिनेट्स -2, -5। ठीक है, सिंपल था ये तो। Treasure hunt is an exciting and adventurous game where participants follow a series of clues, numbers, maps to discover hidden treasures. Players engage in a thrilling quest, solving puzzles and riddles to unveil the location of the coveted prize. ये तो theory है, इसका कुछ फायदा। While playing a treasure hunt game, some clues numbers are hidden in various sports collectively form an AP। तो जो numbers हैं वो AP form कर रहे हैं। If the number on the nth spot is 20 + n, तो nth स्पोर्ट पे जो नंबर है उसका वैल्यू है 20 + 4n। ठीक है, तो ये क्या हो गया? nth टर्म ऑफ एन AP। उससे कंपेयर कर, उससे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला है विच नंबर इज ऑन फर्स्ट स्पॉट। तो हमें A1 बताना है, तो 20 + 4 दैट इज 24। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड का ए, तो विच स्पॉट इज नंबर्ड एज 112
ए एन कितना है 20 प्लस 4n, ए एन को रख दो 112 इक्वल टू 20 प्लस 4n, ये होगा 112 माइनस 20 इक्वल टू 4n, 2 ये हो जाएगा 92 इक्वल टू 4n, n का वैल्यू होगा 23। तो ये कौन सा हो गया 23 स्पोर्ट, ठीक है। p है इसका व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ऑन द फर्स्ट 10 स्पोर्ट्स, ठीक है। तो पहला स्पोर्ट क्या था हमारा, ये हमने निकाला था अभी 24, ठीक है। ये हो गया 24। सेकंड स्पोर्ट भी निकाल लेते हैं इसका। सेकंड के लिए कैसे करोगे, यहाँ 2 रख दो, ये हो जाएगा 8, 28 हो जाएगा, और इसी तरह ये चलता रहेगा अप टू 10 स्पोर्ट। तो हमें 10 स्पोर्ट तक के नंबर का सम चाहिए। तो ये क्या है कि एपी है, हमें S10 निकालना है बेसिकली। टू 10 बाई 2 टाइम्स ए का वैल्यू क्या है 24, 9 टाइम्स कॉमन डिफरेंस क्या है 4, ये हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 9 टाइम्स 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 9 टाइम्स 2 कितना होता है 18 प्लस 24 कितना हो जाएगा 42, 42 और 10 कितना हो गया 420, ये हो गया सम हो गया 420, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है विच नंबर इज ऑन द स्पोर्ट n-2 nth स्पोर्ट, nth स्पोर्ट पर कौन सा नंबर है 20 प्लस 4n, तो ए n-2 पर कौन सा होगा 20 प्लस 4 n-2 वाला होगा, 20 प्लस 4n माइनस 8, ये हो जाएगा 12 प्लस 4n, दैट इज 3 प्लस n, ये नंबर होगा ए n-2, ठीक है। थैंक यू। तो इसका मतलब इस वीडियो के क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए सभी, ठीक है। आई होप समझ में आए होंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।